अब देखिए, नोटिस करें, आज मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताऊंगा पर डबल इक्वल्स टू के बारे में। अब देखो, ये जो है, ये जो ऑपरेटर आपकी स्क्रीन पे है, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। और एक और ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। क्या किसी को इन दोनों के बीच में फर्क पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड इक्वल्स? ऊपर वाला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, जबकि नीचे वाला एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है ना? यस। तो इसको अपन सिंप्लिसिटी से देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब आप नोट करें कि जब मैं ये लाइन लिखता हूं, और ये मैं काफी टाइम से लिखता भी आया हूं, ए इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपना मेमोरी कंटेनर बन रहा है जिसका नाम है ए। और ये कह रहा है कि जो 12 है ना, वो ए के अंदर स्टोर हो जाए, राइट टू लेफ्ट। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं, एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूं यहाँ पे, इंट बी, और इसको वैल्यू दे देता हूं 14। तो अब अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है ए इक्वल टू बी? ये कह रहा है कि बी की जो भी वैल्यू है, बी की जो भी वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाए? ए में। यहाँ पे बी मेरे पास 14 है, देखो लिखा है ना यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर हो जाए, पर ए में तो ऑलरेडी 12 है, तो ये इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 14 कर देगा। इससे ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी चीज को अपन कंपैरिजन ऑपरेटर से करते हैं। अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब है? आप समझें, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा आंसर ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ये मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह से बताया था। तो ये ए इक्वल टू बी, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज ए क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि इज ए इक्वल्स टू बी। आप बताएं। यहाँ पे a की वैल्यू भी 14 है, b की वैल्यू भी 14 है, तो a इक्वल्स टू बी ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? देखो बॉक्स में 12 तो रिप्लेस हो गई थी ना, तो ये आउटपुट देगा अपन को ट्रू। ठीक है ना? इस तरह से ये वर्क करेगा। अब एक चीज आप नोटिस करें, दोनों ऑपरेटर ये क्लियर हो गए आपको। अब एक चीज आप नोटिस करें, एक इसको क्लियर करता हूं मैं, और अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इंट ए कॉमा बी, मैं यहाँ पे ए को दे देता हूँ 12, बी को दे देता हूँ 14। printf %d कॉमा a इक्वल टू b कॉमा a नॉट इक्वल टू। क्या कोई मुझे बताएगा इन दोनों लाइन का आउटपुट क्या आएगा? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? फॉन्ट साइज बढ़ाऊं क्या? कोई मुझे बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा दोनों का? ऊपर वाले printf का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू कैसे आ जाएगा? ट्रू कैसे आ जाएगा? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ ट्रू कैसे आ जाएगा, तो आप लोग फॉल्स लिख रहे हो। रन करूं इसको मैं? देखो आंसर देखो आ रहा है 01। ये कैसे हुआ? अब आप समझो इस चीज को। ए की वैल्यू है 12 इक्वल टू 14। इस लाइन का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि क्या 12 14 के इक्वल है, ट्रू या फॉल्स? ये है फॉल्स। नीचे वाली लाइन देखो,
ये कह रहा है कि क्या 12 नॉट इक्वल टू 14 है क्या? क्या 12 14 के बराबर नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है बराबर, तो ये दे रहा है ट्रू। ठीक है, तो ऊपर वाले का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, नीचे वाले का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। पर आप देखिए कि ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, प्रिंटफ में भी मैंने %d लिखा है, तो आउटपुट में ट्रू फॉल्स नहीं आता है। सी का कंपाइलर फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करता है, और जो ट्रू होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव वैल्यू, जो ज्यादातर 1 होती है। बिल्कुल सिंटैक्स यार यही तो सीख रहे हैं अपन। अपन सी भाषा सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जब तक अपन उसकी ग्रामर नहीं सीखेंगे तो वो भाषा कैसे बोल पाएंगे अपन? तो सब याद रखना होगा अपन को, और ये अपन प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं आएगी, अपने बिहेवियर में आ जाए। ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, जबकि ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा है, करण कुछ टाइम वेट करो, ये मैं प्रीवियस वाला रिकॉल करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। 2 मिनट वेट करो, आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो आप देखिए, 12 इक्वल टू 14, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया 0 से, इसीलिए रिजल्ट में सबसे पहले आ गया 0। और फिर 12 नॉट इक्वल टू 14, ये ट्रू है। बिल्कुल अमन, आपकी भी फर्स्ट क्लास है, आपने बता दिया। जस्ट वेट, ट्रू है तो इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 1। ठीक है, ये ऑपरेटर्स आपको आने चाहिए। ये ऑपरेटर जो आपने अभी देखा, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जबकि जो सिंगल इक्वल टू है, जो a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना? अब यार आप लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए करते रहोगे, फिर कैसे काम चलेगा? जो अभी मैं बता रहा हूँ वो तो समझने की कोशिश कीजिए आप। आप फर्स्ट क्लास है सर, इसलिए जो आज बता रहे हो वो भी समझ में नहीं आएगा। सर हमारी सेकंड क्लास है, इसलिए हम समझना ही नहीं, ऐसे मत करो यार। ठीक है, कई स्टूडेंट्स बीच में से कवर स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा। तो आप देखिए, 12 इक्वल टू 14 आ रहा है, फॉल्स, रिप्रेजेंटेड बाय 0। 12 नॉट इक्वल टू 14 विच इज ट्रू, रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे 1। बिल्कुल, हाँ क्षितिज। तो ये तो हो गए अपने कॉमन ऑपरेटर। अब देखो, मेरी बात सुनो, खास तौर पे वो लोग जिनकी फर्स्ट क्लास है। देखो, ये अपन बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में अपन काम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो वो है सी प्रोग्राम। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुझे सारे स्टूडेंट्स फिक्स हो जाएं, जैसे आपकी आज फर्स्ट क्लास है, किसी जने की सेकंड क्लास है, किसी जने की थर्ड क्लास है, एक बार मुझे काउंट मिल जाए, इसके बाद अपन जरूर फुल रिवीजन करेंगे। बट हर टॉपिक इंडिपेंडेंट है दूसरे टॉपिक से, तो आप आज की क्लास पे सिर्फ फोकस करो, रिवीजन जरूर होगा, गारंटीड होगा। आप आज की क्लास पे फोकस करो और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। ओके, जो मैं बताऊंगा वो, जहाँ पे अपन प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो इंग्लिश से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग, एंड ट्राई टू लर्न व्हाट आई एम टीचिंग। डोंट वरी, रिवीजन करेंगे अपन, मैं आपको स्लाइड्स वगैरह भी शेयर करूंगा। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, जस्ट आप क्लास पे फोकस करें। आप ये ना कहें कि सर फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स यहाँ पे बिगिनर्स हैं। डोंट वरी, अपन कवर कर लेंगे, मैं सबको बराबर लेके चलूंगा। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग टुडे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सबको बिल्कुल, जब अपनी रिवीजन होगा ना, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना, सब बिल्कुल सेम लेवल पे होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई पीछे होगा या कोई आगे होगा। ठीक है, %d इंटीजर रिप्रेजेंट करता है हार्दिक। ये जो मैंने इंट वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ना,
ये परसेंट डी इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपको बताना है, ध्यान से सुनना, खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, मुझे बताइए कि मुझे चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता। वोट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कैसे पता चलता है? जो लास्ट क्लास में मैंने इफ कंडीशन बताई थी, मैं आपको उसका सिंटैक्स बता देता हूं, जो खासतौर पे नए स्टूडेंट्स हैं। इफ कंडीशन एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो 7th नंबर लाइन चलेगी, और अगर फॉल्स होती है तो 11th नंबर लाइन चलेगी। बिल्कुल सही। यस। तो बताओ भाई, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई चेक, मैं चेक कैसे करूं कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। बताओ जरा चैट में, मुझे बताओ कि क्या चेक करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। हम्म। इसके लिए मुझे क्या बिल्कुल सही, मुझे एज चेक करनी पड़ेगी। यस, वेरी गुड। तो अब आप देखें कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं इंटीजर का, ध्यान से सुने, और उसको नाम देता हूं एज, क्योंकि एज अपनी इंटीजर ही तो होती है ना। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, और फिर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंटफ एंटर एज ऑफ पर्सन। ये जो प्रिंटफ में मैंने लिखा है, ये एग्जैक्टली मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर मैं इसे इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो स्कैनफ, स्कैनफ वो फंक्शन होता है जिसके थ्रू मैं कीबोर्ड से इनपुट लेता हूँ। परसेंट डी कॉमा एंड एज, इस तरह से एज इनपुट हो गई। ठीक है, देखो इन दोनों लाइंस को। अब मुझे चेक करना है कि जो एज मैंने कीबोर्ड से इनपुट करूंगा बाद में, उसके मुझे बताना होगा कि वो एज वोटिंग देने लायक है या नहीं है। तो जैसा आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है, अगर एज 18 से ऊपर होती है, 18 या 18 से ऊपर होती है, तो बंदा वोट कर सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट अलाउड टू वोट। तो इफ, ब्रैकेट ओपन, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझने में, जो लाइन मैंने लिखी है अभी। अगर हिंदी में पढ़ो उसको, अगर उम्र 18 से ऊपर या उसके बराबर है तो इसका अपना ब्लॉक आएगा। मैं प्रिंटफ, प्रिंटफ मतलब मॉनिटर है ना, यू कैन वोट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरे पास जवाब आ गया है। और अगर वो 18 से कम का है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर। अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है, अगर ये चीज ट्रू होती है तो ये यहां जाएगा, अगर ये चीज फॉल्स होती है तो ये यहां जाएगा, एल्स के अंदर। तो यहां मैं लिख देता हूं, यू कैन नॉट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब इसे मैं रन करता हूं। वो मुझसे देखिए, राइट हैंड साइड पे ब्लैक कलर की स्क्रीन पे देखें, एज मांग रहा है, मैंने डाला 88, बुजुर्ग आदमी, एंटर। वोट दे सकता है भाई। ठीक है, और फिर से रन करते हैं। मैंने इस बार डाला 12 साल, यू कैन नॉट वोट, है ना। कितना इजी है। अब चलो, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पर्सन ने एज डाली 111, 145, वो बंदा 145 आदमी का भी वोट दे सकता है। वो जिंदा कैसे है पहली बात तो, पर फिर भी वोट तो दे ही सकता है वो। हाँ, अपन एंड इफ नहीं लगाते हैं। एक क्वेरी आई है कि एंड इफ लिखा है स्टूडेंट ने,
एंड इफ नहीं लगता है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, आप देख रहे हो, ये कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं आप, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये एंड इफ का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ से एफ शुरू हुआ और 12th लाइन पे एंड इफ हो गया, यहाँ से एल से स्टार्ट हुआ 14th लाइन पे और 16th लाइन पे खत्म हो गया। ठीक है, आराम से इस प्रोग्राम को देखो, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। जो नए स्टूडेंट्स हैं, काइंडली ऊपर की 3 लाइनों को इग्नोर कर दो, समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ यहां से ध्यान दो, 9th से लेकर 16th नंबर लाइन, क्योंकि मैं अभी यही बता रहा हूँ। ओके, अब देखो, आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जब मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आया है, सर एल्स के कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, नहीं, नहीं। पर मैं आपकी आदत अभी से ही ये डाल रहा हूं, क्योंकि बाद में ये ब्रैकेट्स दिक्कत करते हैं। अभी तो अपन इफ एल्स पढ़ रहे हैं, बाद में मैं आपको एल्स से लैडर पढ़ाऊंगा तो सब कंफ्यूज और मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं क्या है, अभी से ही आपको अच्छी आदत डाल रहा हूँ ब्रैकेट मेंटेन करने की, ताकि बाद में दिक्कत ना। ठीक है, तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेशन करूंगा कि इफ का अपना ब्रैकेट जरूर लगाएं और एल्स का भी ब्रैकेट जरूर लगाएं। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएं, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग होती है करण। ब्रैकेट एक ही लाइन में इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ ना, ये इसकी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये देखो, इफ के सारे ब्रैकेट अपनी लाइन में है, एल्स के सारे ब्रैकेट अपने लाइन में है, और वॉइड मेन का ब्रैकेट अपने लाइन में नहीं है क्या? ये लो आ गया लाइन में। बिल्कुल सही फारूक, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसा मैं कह रहा था, कई बार क्या होता है, अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो कैसे पता करूंगा? अब मेरे पास देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला, मुझे चेक करनी है कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, और वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन है मेरे पास, दो एक साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो जब मेरे पास एक ही इफ के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास ये रहा, एंड ऑपरेटर होता है, डबल एंड, बिल्कुल सही, डबल एंड ऑपरेटर होता है, इसको एंड ही बोलता हूं, और ऑपरेटर, और जैसे एंड और। आपको याद होगा जब आप 11th 12th में थे तो आपने एंड और ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसकी आपने ट्रूथ टेबल भी बनाई थी। बताओ भाई, बनाई थी ना ट्रूथ टेबल? बिल्कुल। तो आप याद करो कि जब आप एंड की ट्रूथ टेबल बनाते थे, तो वो ट्रू कब होता है? जब आप एंड की ट्रूथ टेबल बना रहे थे, तो वो ट्रू कब होता है?
ओके, तो मैं प्रिंटफ यूज करता हूँ मैसेज प्रिंट करने के लिए। जैसे अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा ना, तो ब्लैक कलर की स्क्रीन पे देखो एंटर ए नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन और इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखूंगा मैं, वो मैसेज प्रिंट करने के लिए। और अगर मुझे इनपुट लेना है कीबोर्ड से रन टाइम पे, तो मैं स्कैनफ यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं प्रिंटफ स्कैनफ कॉम्बो। अब आप नोट करें, मुझे चेक करना है कि ये जो नंबर मैंने इनपुट करवाया है, ये 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इफ नंबर डिविजिबल के लिए मॉड 5, मॉडलस डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो मॉड 5 इक्वल टू 0 है ना। अब आप देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एंड यूज करूं या फिर और यूज करूं। तो आप मुझे बताइए एंड यूज होगा कि और यूज होगा। यहाँ दोनों ट्रू होने चाहिए। मेरी पहला सिचुएशन ये है, और दूसरी सिचुएशन है नंबर मॉड 11 इक्वल टू 0। दोनों सिचुएशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो एंड को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से। एंड ये कह रहा है कि अगर नंबर 5 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो प्रिंट एफ ये, एल्स नो। समझे आप यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि अगर ये ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू। तो प्रिंट ये प्रिंट करेगा ये। और अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, तो आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स का क्या आता है? फॉल्स। तो ये नो प्रिंट करेगा। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं, अपना रिजल्ट अपना कंफर्म हो जाएगा। मैंने नंबर डाला 12। अब ऑब्वियसली 12 ना तो 5 से डिविजिबल है ना 11 से डिविजिबल है, तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? फॉल्स। फिर से रन करता हूं, मैंने प्रिंट किया 5, एंटर, नो आया। क्यों? क्योंकि ये 5 से तो डिविजिबल है, ट्रू, पर 11 से डिविजिबल नहीं है। और एंड दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जाके रिजल्ट प्रिंट करता है। अब उसी तरह से अगर मैं प्रिंट करता हूँ 55, तो देखो ये प्रिंट होगा, बिकॉज 55 इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय बोथ 11। ओके, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं, और इस तरह से लगाते हैं, और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और इनपुट में डालता हूँ 22, तो मुझे बताओगे कि क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा कि नो प्रिंट होगा? ये सब ये लिख रहे हैं। क्षितिज कह रहा है नो। क्षितिज यार तुमने मेरे सारे ये पे नो फेर दिया। जयप्रकाश भी कह रहा है नो। क्यों भाई नो क्यों होगा? कोई बताएगा? देखो 22, एक बार देखिए, 22 मॉड 5 इक्वल टू 0 फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 22 5 से डिविजिबल नहीं है। पर 22 11 से डिविजिबल है, तो ये क्या देगा? ट्रू। अब बीच में मैंने ऑपरेटर देखो कौन सा लगा रखा है, और का मतलब ये होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ये और का फंड है। एंड कहता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू हूंगा। तो अब अगर इसको मैं रन करता हूं, एंटर, तो देखो ये प्रिंट हो रहा है, बिकॉज नंबर मॉड 11 इज ट्रू। तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, इसीलिए प्रिंट एफ जी। दोनों में से बिल्कुल सही। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा ना, तो और ट्रू प्रिंट करता है। पर अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा ना, तो एंड क्या प्रिंट करता है? फॉल्स। अब देखो मैंने अब यहाँ पे बीच में एंड लगा दिया है,
बीच में मैंने देखो एंड लगा दिया 10th नंबर लाइन पे, और नंबर में देखो मैं 22 लिख रहा हूँ, तो देखो नो प्रिंट हो रहा है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फॉल्स और ट्रू हमेशा क्या होगा? फॉल्स, एंड ऑपरेटर की मदद से। और अगर मैं और ऑपरेटर लगाता हूं तो फॉल्स ट्रू हमेशा क्या होगा? ट्रू। समझ में आया आपको? किसी को कोई दिक्कत है इसमें अब इन ऑपरेटर्स में? क्योंकि ये ऑपरेटर अपन को बहुत काम में आएंगे बाद में। तो चलिए, बिल्कुल। तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, ये अपन बाद में और यूज करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड द स्मॉलर बिटवीन टू नंबर्स? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलर बिटवीन टू नंबर। अब आपको ही बताना है, अपने पास थोड़ा टाइम कम है। वेरिएबल्स के नाम बताओ, फर्स्ट लाइन बताओ इंट मेन के बाद। यू हैव टू वेरिएबल, टू दो नंबर्स के बीच में मुझे स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितने वेरिएबल होंगे? मेरे को पूरी एग्जैक्ट लाइन बताओ, फिफ्थ नंबर लाइन में क्या लिखूं मैं अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो? ओके, जो आप लिख रहे हो मैं वही लिखूंगा सबसे पहले, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, ए और बी आ गया। अगली लाइन बताइए। तीन वेरिएबल्स की जरूरत थोड़ी है, एक वेरिएबल बहुत है। ओके, प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। प्रिंटफ के बाद अपना आएगा स्कैनफ, परसेंट डी कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी। ये मेरे दोनों इनपुट हो गए। इफ वाली स्टेटमेंट बताइए। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो अगर, पढ़ो इसको ध्यान से हिंदी में, अगर ए बी से बड़ा है तो मतलब बी ए से छोटा है, तो प्रिंटफ में क्या आएगा? बी इज स्मॉलर। एल्स के प्रिंटफ में क्या आएगा? ए इज स्मॉलर। अब इसको मैं रन करता हूं। कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गया क्या मैं? लगाया तो है। ये पुराना रिजल्ट दे। एंटर टू नंबर्स, मैंने डाला 12 और 17। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। आउटपुट देखिए आ रहा है ए इज स्मॉलर। ये बड़ा अटपटा आउटपुट है, अटपटा आउटपुट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12 और 17 में से छोटा कौन सा है, आप बोल रहे हो ए। मैं भी सोचूंगा भाई मैंने तो दो नंबर दिए हैं तुझे, 12 और 17, और तू ए क्यों बोल रहा है? समझ रहे हो मेरे प्रॉब्लम को? आपसे दो नंबर दिए गए हैं 12 और 17, वो बोलता है विच इज स्मॉलर, आप बोल रहे हो ए। मैं कहूंगा ये कहाँ से आ गया उठ के? तो करेक्शन करेंगे अपन इसमें, वैल्यूज प्रिंट कीजिए, %d कॉमा बी, %d कॉमा ए। 12, 17, 12 इज स्मॉलर। अब थोड़ा मीनिंगफुल हो गया ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, इसी तरह से लार्जर वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं अपन, है ना? बना सकते हैं ना? अब मुझे बताओ, इफ एल्स सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? खासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना मैंने जो बताया? डोंट वरी, अपन सब कवर कर लेंगे।
अभी आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपको प्रोग्राम पढ़ने आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है ना, मेरा काम हो गया। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आंखें बंद करके ये प्रोग्राम बनना चाहिए सबसे। खैर, अब अपने पास थोड़ा टाइम कम है, मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन, होमवर्क होमवर्क यार आज नहीं दूंगा मैं तुम्हें। आज जो अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रोज रोज होमवर्क देते हैं तो मुझे लगता है यार तुम परेशान हो जाओगे। होमवर्क मैं तुम्हें बाद में दूंगा, थोड़ा अपन लेवल बढ़ा दें। मजा आता है, अरे वाह यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं तो। अच्छा, वॉइड अंदर क्यों लिखा है? अरे उसकी कैसे मजाल हो गई, वॉइड लिख लिया अंदर। ये लो, हटा दिया समीर वॉइड मैंने, कैसे मजाल हो गई। क्वेश्चन लिख के देखो और करके देखना आप इसको। मैं जानता हूँ थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ अ ईयर इज लीप और नॉट। बिल्कुल फारूक, देखो स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है। वॉइड का मतलब ही होता है कुछ नहीं, ठीक है। वॉइड मीन्स नथिंग, नॉट इवन जीरो। जीरो भी एक नंबर होता है, वॉइड मीन्स नथिंग। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वॉइड का। तो क्योंकि जीरो भी एक नंबर होता है, तो अगर मुझे ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए अपन वॉइड लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ अ ईयर इज लीप और नॉट। लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, 29 फरवरी होती है, ठीक है। इसको करके देखिएगा, इसकी खूब सारी वेराइटीज होती हैं।